हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज के क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरदार आंदोलन, जो झारखंड से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। झारखंड का इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के आंदोलन के बारे में हम लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। और पिछले कुछ क्लासेस में मैं झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उनके बारे में बता रही थी। इसी क्रम में आज हम लोग सरदार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया हुआ टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से छोटे बड़े हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। और मेरा पूरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग नोट भी करें, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग नोट करते हुए पढ़ते हैं तो हम लोगों को बहुत जल्दी याद होता है और हम लोगों के पास अपना एक नोटबुक बन जाता है रिवीजन के लिए। तो चलिए देखते हैं सरदार आंदोलन के बारे में। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सरदार आंदोलन यह आदिवासी रैयतों द्वारा जमींदारों की भूमि संबंधी अत्याचारों का विरोध था। भूमि संबंधी अत्याचारों का विरोध का अर्थ है कि जो जमींदार आदिवासियों की भूमि पर अपना अधिकार कर लेते थे, किसी वजह से उनसे अंगूठा लगवा लेते थे या उन्हें डरा के धमका के बिल्कुल अपने अंदर करके किसी तरह से उनके अधिकारों का हनन कर लेना ही उनका उद्देश्य होता था। तो अलग अलग प्रकार के अत्याचार करते थे और इन्हीं में ये जो भूमि संबंधी जो अत्याचार था जमींदारों का, और ये जमींदार अंग्रेज़ों के कहे के अनुसार काम करते थे, तो इसी का ये विरोध करना ये आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। यही वजह थी सरदार आंदोलन की। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि यह 3 चरणों में हुआ था। सरदार आंदोलन 3 चरणों में हुआ था और अलग अलग चरण अलग अलग कारण से हुए। जैसे कि जब पहला जो ये आंदोलन हुआ तो उस वजह इसका कारण था भूमि आंदोलन। भूमि से संबंधित जो इनकी समस्याएं थी उसको लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया था। इसकी अगर हम लोग अवधि की बात करें तो 1858 से 1881 इसकी अवधि रही थी। पुराने मूल्यों को पुनर्स्थापित करना इसके दूसरे चरण का प्रमुख उद्देश्य था और इसका दूसरा चरण 1881 से 90 ईस्वी तक के बीच की अवधि का था। पुराने मूल्यों को पुनर्स्थापित करना, इसका अर्थ है कि जो उनका सिस्टम अब पहले से चला आ रहा था, जो उनके रीति रिवाज संस्कार थे, परंपराएं थी, जो कि अंग्रेज़ों के आने के बाद से, ज़मींदारों के आने के बाद से बहुत ज़्यादा बदल दी गई थी उन लोगों के द्वारा। वो लोग अपना जो उन लोगों का नियम कानून था, शर्तें थी, वही यहाँ पर उन लोगों ने लागू कर दिया था। इन्हें डरा के धमका के इन लोगों को उनकी बातों को मानना पड़ता था। तो इनके जो अपने परंपरागत मूल्य आदर्श थे, ये उसे स्थापित करना चाहते थे और ये दूसरे चरण में प्रमुख कारण था। अगला जो तीसरा चरण था वो था राजनीतिक आंदोलन। इन 2 चरणों के बाद यह आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया था और इसकी अवधि की अगर हम लोग बात करें तो ये 1890 से 95 तक इसकी अवधि रही थी। सरदार आंदोलन का जब राजनीतिक स्वरूप चल रहा था, राजनीतिक आंदोलन के रूप में जब ये चल रहा था। अब हम लोग इसे अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। पहले प्रथम चरण के बारे में। इस आंदोलन के प्रथम चरण का प्रारंभ छोटा नागपुर खास से होता है। छोटा नागपुर खास से सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का आरंभ होता है। प्रथम चरण में भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था, क्योंकि यहाँ स्थित रांची ईसाइयों का केंद्र था। यहाँ पर रांची में ईसाइयों का केंद्र था। मिशनरियाँ जनजातियों की यह सिखाती थी कि ईसाई धर्म ग्रहण करने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, जो ईसाई मिशनरी आए थे इस क्षेत्र में, वो क्या करते थे, सबसे पहले तो उनका ये उद्देश्य होता था कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, उनकी जाति को बदल देना, उन्हें ईसाई बना देना, धर्म परिवर्तन करा देना उन लोगों का। तो उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे मिशनरी, और धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव भी डालते थे।
सरदारी आंदोलन के कुछ मुद्दे रहे प्रथम चरण में जब आंदोलन हुआ था या द्वितीय चरण में आंदोलन हुआ। वो मुद्दे क्या क्या थे? बैठ बेगारी, मनमाना लगान वृद्धि जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लगाया जाता था और जिसे ज़मींदार वसूलते थे। बैठ बेगारी का अर्थ है कि बिल्कुल काम करवा लेते थे और कभी काम नहीं करवाते थे और उन्हें कोई पारिश्रमिक भी ढंग का नहीं मिलता था। खूटकट्टी गांवों के मुंडा मालिकों का अस्तित्व जिसे भूइंयरी सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था और इसी प्रकार के बहुत सारे कारण थे। छोटा नागपुर खास से होकर यह आंदोलन जो हुआ ये सिर्फ छोटा नागपुर खास तक ही सीमित नहीं रह गया, वहाँ से ये फिर आगे भी बढ़ा। दोईसा, खोखरा, सोनपुर, बसिया आदि क्षेत्रों में भी ये आंदोलन धीरे धीरे फैल गया, क्योंकि जो जनजातियाँ थीं उन्हें जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ये समस्या किसी एक जगह की नहीं थी। उस वक्त के हर एक जनजाति के साथ ये समस्या बनी हुई थी। तो धीरे धीरे जब भी कोई आंदोलन आरंभ होता था ना, तो वो फैल जाता था आसपास के क्षेत्रों में। आसपास के लोग भी उस आंदोलन में, चाहे कोई सा भी हो, उसमें जुड़ जाते थे। एक पॉइंट है आदिवासियों की छीनी गई ज़मीन वापसी के लिए। ये तो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़मीन छीन ली थी उनकी। इसलिए सरकार ने भूइंयरी काश्तकारों को सर्वेक्षण कराकर उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन मुंडाओं की खुटकट्टी का विवाद समाप्त नहीं हुआ। अब अंग्रेज जो थे वो थोड़ा थोड़ा कुछ काम करके इन लोगों को मनमोहित करना चाहते थे, मतलब लोभ लुभावन देना चाहते थे कि हम लोग आपके पक्ष में हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था। जो विवाद था खुटकट्टी का वो समाप्त ही नहीं हुआ। लगभग 2500 गांवों में भूइंयरी जमीन रैयतों को वापस मिली। कुछ ही मात्रा में भूइंयरी जमीन रैयतों को, किसानों को वापस मिल पाई थी। पूरी तरह से ऐसा कुछ बदलाव नहीं हो पाया था। सरदारी आंदोलन के अगर हम लोग दूसरे चरण में देखें, जो कि 1881 से 90 के बीच हुआ था, अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ी वो प्रथम चरण से संबंधित प्रमुख बातें थी जो उस आंदोलन में हुई थी। अब जब यही सरदारी आंदोलन अपने दूसरे चरण में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो दूसरे चरण में पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना कही गई कि हमारे जो जनजातियों की परंपराएं हैं पहले की, उन्हें फिर से वापस लिया जाए। वो तो दबाव में आकर मजबूर थे अंग्रेज़ों के परंपराओं को या उनके नियम शर्तों को मानने के लिए। 1879 में मुंडाओं ने एक याचिका कोर्ट में डाली जिसमें उन्होंने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जताया। सरकार ने इन्हें विद्रोही बताया और गिरफ्तारी की सजा दी। अब देखिए 1879 में मुंडाओं ने फिर एक याचिका डाली कोर्ट में, एक याचिका कोर्ट में डाली और उसमें ये कहा कि छोटा नागपुर पर उनका अधिकार है। अब उनकी जो ये बात थी ये सरकार को विरोधी लगी, तो ऐसा कहने पर इस चीज़ को विद्रोह बता दिया कि जो मुंडा हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी की सज़ा दे दी कि अब ऐसा कोई भी करे तो उसे सीधा गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तत्पश्चात जर्मन और कैथोलिक मिशनों से सरदारों ने अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि स्वतंत्र राज्य के मामले में उनकी कोई मदद नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अलग अलग जो सरदार थे, कैथोलिक मिशनों से सरदारों ने अपना संबंध तोड़ लिया। देखिए कैथोलिक मिशन से जुड़ कर के सरदारों ने धर्म परिवर्तन किया, बातें मानी, मजबूर हो गए हालांकि उनके बातों को मानने के लिए बदलने, लेकिन जब जो लोभ लुभावन देकर मिशनों ने उन्हें धर्म परिवर्तन करवाया वो तो उन्होंने किया नहीं, उनकी हेल्प नहीं की, जिस वजह से फिर क्या हुआ कि दूसरे चरण में आते आते जो सरदार थे उन्होंने उससे संबंध तोड़ना शुरू कर दिए। तोरपा में रोमन कैथोलिक मिशन के पादरी लीमेंस के आश्वासन से बड़ी संख्या में आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाया। अब देखिए कैथोलिक मिशन के पादरी लीमेंस, इन्होंने आश्वासन दिया और इनके आश्वासन पर बहुत सारी संख्या में आदिवासी जो थे वो ईसाई बन गए। कलकत्ता के वकीलों ने
ब्रिटिश महारानी, अब देखिए कलकत्ता के जो वकील थे वो ब्रिटिश महारानी, वायसराय और प्रिवी काउंसिल तक बहस के नाम पर सरदारों से 1 लाख से अधिक रुपए लिए। परिणाम स्वरूप ईसाइयों का मोह भंग हो गया। सरदारों का जो एक मोह था ईसाइयों से कि वो उनकी मदद करेंगे, वो इनका मोह भंग हो गया। इस पॉइंट को एक बार मैं फिर से बताती हूँ। कलकत्ता के वकीलों ने ब्रिटिश महारानी, उस वक्त तो ब्रिटेन की महारानी का ही शासन था, तो महारानी, वायसराय और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल यहाँ तक बहस करने के नाम पर कि सरदारों के हक में उनके लिए कुछ काम करेंगे, तो बहस करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। तो अब उन लोगों ने भी ठगे और पादरियों ने भी इन्हें धर्म परिवर्तन के नाम पर अनेक लालच दिए थे, जो कि दोनों में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ और इनका जो मोह था वो भंग हो गया ईसाइयों के प्रति। 1890 ईस्वी के बाद सरदारी आंदोलन की प्रवृत्ति राजनीतिक हो गई। अब इतने लंबे समय तक यह आंदोलन चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि एक अवस्था के बाद उसके रूप में फिर से परिवर्तन आएगा। तो 1890 में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया, इसकी प्रवृत्ति बदल गई, राजनीतिक हो गई और ये इसका तीसरा चरण था। इस चरण में सरदार अंग्रेज और मिशनरियों के खिलाफ हो गए थे। कोर्ट कचहरी से उनका विश्वास ही खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। 1892 ईस्वी में ठेकेदारों और मिशनरियों को मार भगाने की योजना बनाई, लेकिन नेतृत्व के अभाव के कारण ये सफल नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने इतना सारा कुछ सरदारी आंदोलन के बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं पर हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये एक मतलब कम्युनिटी का, सरदारों का, इन लोगों का मिला हुआ आंदोलन था। इसमें सबसे बड़ी अगर हम लोग इसके दोष को देखें तो इसमें कोई नेतृत्व नहीं था, और कोई भी आंदोलन में नेतृत्व अगर नहीं हो तो वो आंदोलन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। तो इसके अभाव में इस आंदोलन को बहुत परेशानियां होती थी। इस चरण में सरदार अंग्रेज और मिशनरियों के खिलाफ हो गए, कोर्ट कचहरी से उनका विश्वास खत्म हो गया। 1892 ईस्वी में ठेकेदारों और मिशनरियों को मार भगाने की योजना बनाई, लेकिन नेतृत्व के अभाव के कारण फिर यह असफल हो गया। कालांतर में सरदारों को बिरसा जैसा नेतृत्व मिला। फिर यही आंदोलन चल ही रहा था और वो फिर एक समय आया कि बिरसा जो थे वो भी मतलब उनका जो समय था वो आरंभ हो गया था बिरसा का। तो इन लोगों को उस वक्त ऐसा लगा इन्हें कि ये जो हैं बिरसा, ये इनकी सहायता करेंगे, क्योंकि बिरसा बहुत अच्छे नेतृत्व करता थे। तो कालांतर में सरदारों को बिरसा जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ। फिर इस आंदोलन को या ये आंदोलनकारी जो थे ये बिरसा के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। हम लोगों ने बिरसा आंदोलन पढ़ा है और मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग जाति के आदिवासी, सिख, ईसाई या फिर जिनकी जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे जो परेशान थे अंग्रेज़ों से, ठेकेदारों से, दिकू साहूकारों से, तो वो सभी बिरसा के साथ मिलते चले गए। इसी प्रकार इसी क्रम में सरदार भी बिरसा के साथ मिल गए और इनके जो आंदोलन चले आ रहे थे तब जाके इन्हें बिरसा जैसा कुशल नेतृत्व करता प्राप्त हुआ। सरदारी आंदोलन के प्रभाव से बिरसा आंदोलन का स्वरूप भी बदल गया। अब ये आंदोलन जो कि ऑलरेडी पहले से चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो इससे अनुभव बहुत प्राप्त था और जिसका फ़ायदा बिरसा को हुआ। अब बिरसा आंदोलन दिकुओं के खिलाफ हो गया और बिरसा आंदोलन तथा सरदारी आंदोलन में स्थापित हो गया। अब देखिए जो बिरसा आंदोलन था उसका भी मकसद वही था जो सरदारी आंदोलन का था, तो ये इन सभी का मकसद एक हो गया और सरदारी आंदोलन की समाप्ति और बिरसा आंदोलन के साथ ही हो गया। अब जैसे ही बिरसा आंदोलन आरंभ हुआ ऑटोमेटिक सरदारी आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि ये आकर बिरसा में ही मिल गए, उनके आंदोलन में सम्मिलित हो गए और वहाँ जाकर सरदारी आंदोलन जो चला आ रहा था 3 चरणों से गुजरा वो समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। ये भी एक बहुत महत्व रखता है अपने में। ये आंदोलन जो चले और आंदोलन आरंभ हुआ, अंत हुआ और लास्ट में बिरसा आंदोलन में जाके मिल गया।
तो ये सरदारी आंदोलन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी था। और बहुत सारे आंदोलन झारखंड के क्षेत्र में थे, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए झारखंड के क्षेत्र में वो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसे फिर से देखें। और हर वीडियो प्लेलिस्ट में अरेंज है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करें और अपने कीमती सुझाव मुझे दें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों की हेल्प करना ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।